हेलो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले प्लीज चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर करें। एक इम्पॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन, अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। चलिए शुरू करते हैं। इस वीडियो में हम पढ़ेंगे MHI 105 हिस्ट्री ऑफ इंडियन इकोनॉमी 1 फ्रॉम अर्लीस्ट टाइम्स टू 1700 CE के प्रीवियस ईयर और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस विद आंसर्स। ये क्वेश्चंस आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर आपने ये अच्छे से कर लिए तो एग्जाम निकलना पक्का है। लेट्स बिगिन। क्वेश्चन 1, डिस्कस द फैक्टर्स दैट डिटरमिन द अग्रेरियन एनवायरनमेंट ऑफ द इंडियन सबकॉन्टिनेंट। क्वेश्चन एक्सप्लेनेशन। इस क्वेश्चन में हमें यह समझाना है कि कौन से प्राकृतिक, सामाजिक और आर्थिक तत्व भारत के कृषि वातावरण को प्रभावित करते थे। हमें ये बताना है कि क्लाइमेट, मिट्टी, नदियाँ, बरसात, सामाजिक संगठन और सरकारी नीतियां ने किस तरह कृषि और गांव के जीवन को प्रभावित किया। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत का इतिहास हमेशा से एक कृषि प्रधान अर्थव्यवस्था पर आधारित रहा है। कृषि वातावरण को सिर्फ प्राकृतिक परिस्थितियों ने नहीं, बल्कि मानव समाज के प्रतिक्रियाओं ने भी निर्मित किया। मॉनसून, नदियाँ, मिट्टी की उपजाऊ क्षमता और सरकारी नीतियां सभी ने मिलकर एक विशिष्ट कृषि व्यवस्था बनाए। हर युग में प्रकृति और समाज के बीच के संबंध ने भारत के कृषि संस्कार को आकार दिया। मेन बॉडी। 1. भौगोलिक और जलवायु के तत्व। मॉनसून का महत्व। भारत का कृषि तंत्र मानसून पर आधारित है। बरसात के सामयिक न होने से फसल पर असर पड़ता था, इसलिए हर क्षेत्र में अलग अलग फसलें उगाई जाती थी। नदियाँ और सिंचाई। सिंधु, गंगा, कावेरी जैसे नदी घाटियों ने उपजाऊ भूमि दी और यहाँ प्राचीन सभ्यताओं का विकास हुआ। मिट्टी के प्रकार। अलूवियल, ब्लैक कॉटन और रेड मिट्टी के हिसाब से फसलें बदलती थी। जैसे काली मिट्टी डेक्कन में कपास के लिए उपयोगी थी। भौगोलिक रूप। मैदानों में स्थायी खेती होती थी, जबकि पहाड़ी और सुखाए क्षेत्रों में मिलजुलाई कर खेती होती थी। 2. तकनीकी और सिंचाई के विकास। सिंचाई के साधन। प्राचीन युग में कुंड और कुआं थे। मुगल युग तक कैनल और तलब बनाए गए। पानी उठाने के यंत्र। अरहत्ता, चरस जैसे यंत्र पानी सिंचाई के लिए उपयोग होते थे। फसलों की विविधता। सिंचाई के बेहतर होने से 2 या ज्यादा फसलें एक साल में उगाई जा सकती थी। तकनीक का प्रभाव। तकनीकी उन्नति ने उत्पादकता बढ़ाई और स्थायी बस्तियों का विकास हुआ। 3. सामाजिक और आर्थिक संरचना। गांव की व्यवस्था। गांव सामाजिक और आर्थिक जीवन का केंद्र था, जहां लोग मिलकर खेती करते थे। जाति और पेशा। सामाजिक कार्य जाति के हिसाब से बनते थे। किसान, कारीगर और मालिक अपनी अपनी भूमिका निभाते थे। किसानों के प्रकार। स्वतंत्र, बटाईदार और बंधुआ किसान अलग अलग स्थितियों में थे। व्यापार और अतिरिक्त उत्पादन। कृषि से बची फसल व्यापार में जाती थी, जिससे शहरों और सरकार को आमदनी होती थी। 4. राज्य और राजनीतिक तत्व। जमीन और कर व्यवस्था। मौर्य से लेकर मुगलों तक कर व्यवस्था मुख्य आय का स्रोत थी। राजकीय निर्माण। राजों ने तलब, नहर और बंदर बनवाए ताकि सिंचाई बढ़ सके। क्षेत्रीय अंतर। दक्षिण भारत में मंदिरों के इर्द गिर्द कृषि व्यवस्था बनी, जबकि उत्तर भारत में जमींदारी प्रथा ज्यादा थी। लैंड ग्रांट और दान प्रथा। अग्रहरा और इनाम जैसे लैंड ग्रांट्स ने सामाजिक और आर्थिक स्ट्रैटिफिकेशन को मजबूत किया। कंक्लूजन। इस प्रकार भारत का कृषि वातावरण प्रकृति और समाज के परस्पर संबंध का परिणाम था। भौगोलिक स्थितियां बुनियाद थी और मानव प्रयास ने उसको एक संगठित कृषि तंत्र में बदला। इसी संतुलन ने प्राचीन से लेकर मुगल युग तक भारत की अर्थव्यवस्था को स्थिर रखा। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 2. Write a brief note on the Harappan civilization. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें हड़प्पन सभ्यता का एक छोटा पर पूरा ओवरव्यू देना है। इसमें टाइम पीरियड, स्थान, शहरी योजना, अर्थव्यवस्था, व्यापार, कला, धर्म और पतन के कारणों पर लिखना चाहिए। उद्देश्य है एक संपूर्ण तस्वीर देना इस प्राचीन सभ्यता की। आंसर। इंट्रोडक्शन। हड़प्पन सिविलाइजेशन, जिसे इंडस वैली सिविलाइजेशन भी कहते हैं, दुनिया की सबसे पुरानी शहरी सभ्यताओं में से एक थी। ये लगभग 2500 BCE से 1750 BCE के बीच इंडस नदी और उसके उपनदियों के किनारे विकसित हुई। ये इजिप्ट और मेसोपोटामिया की सभ्यताओं के समकालीन थी। हड़प्पन लोग अच्छी शहरी योजना, ड्रेनेज सिस्टम, स्टैंडर्ड वेट सिस्टम और व्यापार के लिए जाने जाते हैं।
इसकी खोज ने ये साबित किया कि आर्यों के आने से पहले ही भारत में एक विकसित शहरी सभ्यता मौजूद थी। मेन बॉडी 1 भौगोलिक विस्तृतता और मुख्य स्थलों। हड़प्पन सभ्यता लगभग 13 लाख स्क्वायर किलोमीटर क्षेत्र में फैली हुई थी, आज के पाकिस्तान, उत्तर पश्चिम भारत और अफगानिस्तान के कुछ हिस्से तक। मुख्य स्थलों में हड़प्पा, पंजाब, पाकिस्तान, मोहेंजोदड़ो, सिंध, धोलावीरा, गुजरात, कालीबंगान, राजस्थान, लोथल, गुजरात और राखीगढ़ी, हरियाणा शामिल है। ये सभी स्थलों नदियों के पास थे, जिससे उन्हें पानी, उपजाऊ जमीन और आसान ट्रांसपोर्ट मिलता था। 2 शहरी योजना और वास्तु। हड़प्पन शहरों को पक्की ईंटों से बनाया गया था और सड़कों को ग्रिड पैटर्न में बनाया गया था। सब सड़कें 90 डिग्री एंगल पर मिलती थी। शहरों को 2 भागों में बांटा गया था। सिटाडेल ऊपरी शहर, यहाँ बड़े भवन, ग्रैनरी और ग्रेट बाथ जैसे संरचनाएं होती थी। लोअर टाउन, आम लोगों के घर यहाँ होते थे। मोहेंजोदड़ो का ग्रेट बाथ उनकी इंजीनियरिंग और सफाई व्यवस्था का प्रमाण है। घरों में प्राइवेट वेल, बाथरूम और ड्रेनेज सिस्टम होते थे, जो उनके एडवांस सैनिटेशन को दिखाता है। 3 अर्थव्यवस्था और व्यापार। कृषि मुख्य आर्थिक गतिविधि थी। गेहूं, जौ, मटर, तिल और कपास उगाई जाती थी। उनके पास स्टोरेज और इरिगेशन के प्रमाण मिलते हैं। व्यापार देश और विदेश दोनों से होता था। मेसोपोटामिया के साथ उनका संबंध था। एक्सपोर्ट, कपास के कपड़े, बीड्स, पॉटरी। इम्पोर्ट, सोना, चांदी, तांबा, लैपस लाजुलाई। वेट्स और मेजर्स का एक समान सिस्टम था, जो उनकी व्यापारिक व्यवस्था को दिखाता है। 4 कला, शिल्प और तकनीक। हड़प्पन लॉग बीड्स, पॉटरी, मेटल टूल्स और सील्स बनाने में निपुण थे। मोहेंजोदड़ो की डांसिंग गर्ल और हड़प्पा का प्रीस्ट किंग उनके कला का अद्भुत उदाहरण है। सील्स पर प्राणियों और लिखित चिन्हों के प्रमाण मिलते हैं, जिन्हें व्यापार और प्रशासन के लिए इस्तेमाल किया जाता था। रेड और ब्लैक पॉटरी पर जियोमेट्रिक डिजाइन्स मिलती है। 5 सामाजिक और धार्मिक जीवन। समाज में कुछ वर्ग विभाजन था, जिसका प्रमाण अलग अलग अकर के घरों से मिलता है। धर्म में माँ देवी, मदर गॉडेस, पशुपति, प्रोटो शिवा और पवित्र प्राणियों की पूजा होती थी। कोई बड़े मंदिर नहीं मिले, इसका मतलब है कि घर या खुले में पूजा होती थी। उनके अंत्येष्टि संस्कार से पता चलता है कि उन्हें परलोक पर विश्वास था। 6 सभ्यता का पतन। हड़प्पन सभ्यता के पतन के कई कारण दिए गए हैं। प्राकृतिक आपदा, बाढ़, भूकंप या नदियों का मार्ग बदलना, पर्यावरण विनाश, जंगल कटना और जमीन का अधिक उपयोग, व्यापार का गिरना और आर्थिक मंदी, बाहर के आक्रमण या अंतर्विरोध। 1750 BCE के बाद ये सभ्यता धीरे धीरे ग्रामीण रूप ले गई। कंक्लूजन, हड़प्पन सभ्यता भारत की प्रथम शहरी सभ्यता थी, जिसमें व्यवस्थित नागरिक जीवन, व्यापार और कला का अद्भुत मेल था। इसने हमें दिखाया कि भारत का इतिहास एक समृद्ध और संगठित समाज से शुरू होता है। आज भी हड़प्पन नगरों की योजना और उनके व्यवहार अध्ययन का विषय है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Question 3. Critically discuss the debate on urban decay in early medieval India. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें मध्यकालीन भारत के प्रारंभिक दौर 6th to 13th century CE में शहरों के पतन या बदलाव के विषय पर इतिहासकारों के विचारों का समीक्षा करना है। हमें दोनों पक्ष, पतन और परिवर्तन, को समझना है और आर्कियोलॉजिकल और एपिग्राफिक सबूतों के साथ अपना एनालिसिस देना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। अर्बन डिके का मतलब होता है शहरों का गिरना या उनका महत्व कम हो जाना, चाहे व्यापार, शिल्प या राजनीति के क्षेत्र में हो। गुप्ता साम्राज्य के बाद भारत में इस विषय पर बहुत चर्चा हुई कि क्या शहरों का पतन हुआ या उन्होंने नए रूप धारण किए। RS शर्मा ने इसे द अर्बनाइजेशन कहा, जबकि अन्य इतिहासकार जैसे BD चट्टोपाध्याय ने इसे एक ट्रांसफॉर्मेशन माना। मेन बॉडी 1 RS शर्मा का अर्बन डिक्लाइन सिद्धांत। फ्यूडल इकोनॉमी का विकास। RS शर्मा के अनुसार गुप्ता के बाद भारत में फ्यूडल अर्थव्यवस्था का विकास हुआ। लैंड ग्रांट्स जैसे अग्रहरा और ब्रह्मदेय ने राज्य के हाथ से भूमि निजी लोगों के पास ट्रांसफर कर दी। इससे बाजार और शहरों पर रियासती नियंत्रण कम हो गया और आर्थिक गतिविधियां ग्रामीण स्तर पर सीमित हो गईं। सबूत। सिक्कों का कम उपयोग, सीलों का पतन, लंबी दूरी के व्यापार का गिरना और शिल्प का गिरावट इस बात को प्रमाणित करते हैं। शर्मा ने कहा कि जब व्यापार और नकद अर्थव्यवस्था कम हुई तो शहरी जीवन भी कमजोर पड़ गया। 2 BD चट्टोपाध्याय का परिवर्तन दृष्टिकोण।
पतन नहीं, परिवर्तन हुआ। बीडी चट्टोपाध्याय के अनुसार शहरों का समूल पतन नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने नए रूप अपना लिए। मंदिर और तीर्थ केंद्रों का विकास। कांचीपुरम, थंजावुर और कसी जैसे स्थानों पर मंदिरों के इर्द नए शहरी केंद्र उभार कर आए। टेम्पल इकोनॉमी। मंदिर आर्थिक और सामाजिक केंद्रों के रूप में उभरे, जहां शिल्पकार, पुरोहित और व्यापारी काम करते थे। अभिलेखों में बाजारों और करों का उल्लेख मिलता है, जिससे पता चलता है कि व्यापार जारी रहा। 3. बर्टनस्टाइन का सेगमेंटरी स्टेट दृष्टिकोण। डिसेंट्रलाइज्ड राज्य और शहरी केंद्र। बर्टनस्टाइन ने कहा कि मध्यकालीन भारत में राज्य पावर डिसेंट्रलाइज्ड थी। हर क्षेत्र में अपने शहरी और धार्मिक केंद्र थे। दक्षिण भारत के सबूत। चोला और पंड्या अभिलेखों में मणिग्रामम और अयावले 500 जैसे व्यापारी संघों का उल्लेख मिलता है, जिससे व्यापार के साक्षी मिलते हैं। इससे दिखाता है कि शहरी अर्थव्यवस्था ग्रामीण अर्थव्यवस्था के साथ जुड़कर चल रही थी। 4. पुरातात्विक और क्षेत्रीय सबूत। उज्जैन, मथुरा और राजगीर जैसे स्थलों से कुछ शहरों का पतन तो दिखता है, पर कुछ स्थलों पर नया जीवन भी दिखाई देता है। दक्षिण भारत में शहरी जीवन जिंदा था, जबकि उत्तर भारत में राजनीतिक अस्थिरता के कारण शहरी गतिविधियां कम हो गईं। मंदिर और तीर्थ केंद्रों ने नए शहरी जीवन को जन्म दिया। सिक्कों और शिल्प संघों के सबूत दिखाते हैं कि आर्थिक गतिविधियां पूरी तरह से बैंड नहीं हुई थी। कंक्लूजन। अर्बन डिके पर यह डिबेट दिखाती है कि भारत में मध्यकालीन दौर एक जटिल परिवर्तन का समय था। आर.एस. शर्मा ने जहां पतन पर जोर दिया, वहां अन्य इतिहासकार ने परिवर्तन और निरंतरता की बात की। वास्तव में कुछ शहरों का पतन हुआ, पर कई नए केंद्रों ने उनकी जगह ले ली। इस दौर को पतन के बजाय परिवर्तन का युग कहना ज्यादा सही है। If you need the notes of this video, there's a download link in the description box. Be sure to check it out. Thank you. Let's see the next question. Question 4. What was the role of merchant guilds in the growth of urbanization in South India? Question explanation. यह क्वेश्चन पूछता है कि व्यापारी संघ, मर्चेंट गिल्ड्स, ने दक्षिण भारत में शहरों के विकास और अर्बनाइजेशन में क्या योगदान दिया। इसमें हमें उनके स्ट्रक्चर, काम और सामाजिक आर्थिक प्रभाव के बारे में लिखना है। आंसर। इंट्रोडक्शन। प्राचीन और मध्यकालीन दक्षिण भारत में व्यापारी संघ या मर्चेंट गिल्ड्स ने व्यापार और शहरी विकास में बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई। गिल्ड का मतलब है व्यापारियों का एक संगठन जो अपने आर्थिक हितों के लिए मिलकर काम करता था। अयावले 500, मणिग्रामम और नंदेसी जैसे संघ बहुत प्रचलित, जिनसे दक्षिण भारत में व्यापार और नागरिकता दोनों का विकास हुआ। मेन बॉडी। 1. उत्पत्ति और प्रकृति, ओरिजिन एंड नेचर। दक्षिण भारत में 8 to 13 सेंचुरी के बीच ये व्यापारी संघ उभर के आए। अयावले 500, मणिग्रामम और नंदेसी जैसे संघ अपने नियमों और चिन्हों के साथ व्यवस्थित थे। ये संघ अलग अलग क्षेत्रों में काम करते थे और इनका व्यापार श्रीलंका और दक्षिण पूर्वी एशिया तक फैला हुआ था। 2. आर्थिक भूमिका और व्यापार का विस्तार। इन गिल्ड्स ने आंतरिक और समुद्री व्यापार दोनों को बढ़ावा दिया। ये अनाज, कपड़ा, मसाले और हाथ के कामों का व्यापार करते थे। अयावले 500 के व्यापारियों के संपर्क चीन, अरबिया और दक्षिण पूर्वी एशिया तक थे। गिल्ड्स ने तोल माप और गुणवत्ता के नियमों को स्थिर किया, जिससे व्यापार में भरोसा बना। इनके द्वारा उत्पन्न आर्थिक समृद्धि से नए शहरों का विकास हुआ। 3. शहरी विकास में योगदान, रोल इन अर्बनाइजेशन। गिल्ड्स ने बाजार, गोडाउन और व्यापारिक केंद्रों का निर्माण किया, जो धीरे धीरे शहरों में बदले। कांचीपुरम, मदुराई, तंजावुर और नागापट्टिनम जैसे शहरों का विकास उनके व्यापार से जुड़ा था। इन्होंने मंदिर, तलब और धर्मशालाओं का निर्माण करके सामाजिक और नागरिक जीवन को समृद्ध किया। दक्षिण भारत के तटों पर इनके द्वारा बंदरगाहों का विकास हुआ, जिससे नागरिकता और व्यापार दोनों बढ़े। 4. सामाजिक और राजनीतिक प्रभाव। ये संघ धार्मिक और सामाजिक रूप से भी सक्रिय थे। ये मंदिरों को दान देते थे। गिल्ड के नेता राजा और व्यापारियों के बीच मध्यस्थ का काम करते थे। कुछ गिल्ड्स अपनी सुरक्षा के लिए अपना सेना बल भी रखती थी, जो उनकी स्वतंत्रता का प्रमाण था। कंक्लूजन। व्यापारी संघों ने दक्षिण भारत के आर्थिक और शहरी विकास को नए आयाम दिए। इन्होंने व्यापार, धर्म और सामाजिक कल्याण के माध्यम से शहरों को मजबूत बनाया। उनका योगदान सिर्फ अर्थव्यवस्था तक सीमित नहीं था, बल्कि उन्होंने पूरे समाज और संस्कृति को समृद्ध किया। अगर आपको इस वीडियो के नोट्स चाहिए, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया डाउनलोड लिंक चेक करें। थैंक यू। Question 5.
Write short notes on any two of the following in about 250 words each. A. Ahar culture. B. Trade under the Kushanas. C. Indo-Roman trade. D. Artisan guilds. Question explanation. इस क्वेश्चन में हमें दिए गए 4 टॉपिक्स में से किसी 2 पर शॉर्ट नोट्स लिखने हैं। हर नोट में हमें उनका ऐतिहासिक बैकग्राउंड, मुख्य फीचर्स और आर्थिक महत्व बताना है। ये सब भारत के प्राचीन और मध्यकालीन आर्थिक विकास को समझने के लिए बहुत जरूरी है। आंसर। इंट्रोडक्शन। भारत की प्राचीन अर्थव्यवस्था बहुत ही समृद्ध और विकसित थी। इसमें इंडो रोमन ट्रेड और आर्टिसन गिल्ड्स श्रेणियां जैसे तत्वों ने बहुत बड़ा योगदान दिया। ये दोनों ही भारत के व्यापार और उत्पादन तंत्र को मजबूत बनाते हैं। आइए इन दोनों विषयों पर डिटेल में बात करते हैं। मेन बॉडी। 1. इंडो रोमन ट्रेड। बैकग्राउंड। इंडो रोमन ट्रेड का मतलब है भारत और रोम के बीच का व्यापारिक संबंध, जो लगभग 1st सेंचुरी BCE से 3rd सेंचुरी CE तक चला। ये पूरी दुनिया के लिए एक बड़े स्तर का व्यापार था। ट्रेड रूट्स। इस व्यापार के लिए समुद्रिक और स्थलीय दोनों रास्ते उपयोग में आए। भारतीय बंदरगाह जैसे बारीगजा, भरूच, मुजीरी और अरिकमेदु रोम के अलेक्जेंड्रिया और मायोस होमोस से जुड़े हुए थे। कमोडिटीज। भारत से मसाले, पेपर, मोती, हाथी दांत, कीमती पत्थर, सिल्क और कॉटन के कपड़े भेजे जाते थे, जबकि रोम से सोना, चांदी, वाइन और लक्जरी गुड्स आते थे। एविडेंस। दक्षिण भारत में माइल रोमन कॉइन्स और एम्फोरे के टुकड़े इस व्यापार के सबूत हैं। इम्पैक्ट। इस व्यापार से भारत के बंदरगाह और व्यापारी बहुत समृद्ध हुए। ये शहरों के विकास और हैंडलूम इंडस्ट्री के लिए भी लाभकारी साबित हुआ। समरी। इंडो रोमन ट्रेड ने भारत को दुनिया के साथ जोड़ा और आर्थिक रूप से बहुत मजबूत बनाया। 2. आर्टिसान गिल्ड्स श्रेणियां। मीनिंग एंड नेचर। श्रेणियां या आर्टिसान गिल्ड्स क्राफ्ट्समैन और ट्रेडर्स की संगठन होती थी जो किसी एक पेशे से जुड़ी होती थी, जैसे लोहार, सुना, बनकर, कुम्हार आदि। फंक्शंस। उत्पादन और माल की क्वालिटी कंट्रोल करती थी। नए शिष्यों को ट्रेनिंग देती थी। सदस्यों के बीच सहयोग और सुरक्षा बनाए रखती थी। धार्मिक और सामाजिक कार्यों में भी दान देती थी। इकोनॉमिक रोल। श्रेणियां ने शहरों में व्यापार और उत्पादन को ऑर्गेनाइज करने में बड़ा योगदान दिया। एग्जाम्पल्स। मथुरा, श्रावस्ती और उज्जैन जैसे शहरों में वीवर्स और गोल्डस्मिथ्स की श्रेणियां मिली है। नासिक और सांची के लेखों से भी इनके बारे में जानकारी मिलती है। समरी। श्रेणियां ने भारत के कारीगरों को एक मजबूत पहचान दी और आर्थिक संरचना को स्थिर बनाया। कंक्लूजन। इंडो रोमन ट्रेड ने भारत को विदेशी बाजारों से जोड़ा, जबकि श्रेणियां ने देश के अंदर उत्पादन और व्यापार को संगठित किया। दोनों मिलकर प्राचीन भारत की समृद्ध और व्यवस्थित अर्थव्यवस्था का प्रतिनिधित्व करती है। Before we end, please like, share and subscribe the channel for more such study materials and one important information। अगर आपको नोट्स चाहिए तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाउनलोड लिंक दिया हुआ है, जरूर चेक करें। थैंक यू।